मशरिक़ वुस्ता के एक नए दौर का आगाज। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन मंसूबे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। सालिस ममालिक मिस्र, तुर्की, कतर और अमरीका ने दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा अमन मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहिदे के तहत फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। 1600 से ज़ायद फलस्तीनी गजा पहुंच गए। रामल्ला में खुशी के मनाज़िर। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया। गजा के अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। उनकी बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो पाक भारत जंग आगे बढ़ जाती। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। अमन के लिए सदर ट्रंप का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। कहा पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं लेकिन वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान उबूरी हुकूमत की बिला इश्तियाल बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद होने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाक़ वुज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आला और सिविल फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवाम अपने हीरोज़ की अजीम कुर्बानी की मखरूज़ हैं। अफगान तालिबान और फितनल खारिज को पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। फितनल खवारिज के हिमायतकारों की 21 पोस्ट्स का कंट्रोल संभाल लिया। कई अफगान तालिबान असलहा और वर्दी छोड़ के भागे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी 90 वोट्स लेकर नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की तनकीद। कहा सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वजीर आला हैं। आप अलीमा बाजी को सलाम पेश करके आए हैं। एक वजीर आला के होते हुए दूसरा वजीर आला कैसे आ गया? कहाँ पहला वजीर आला गंडापुर है जो साजिश से नहीं बल्कि 2 घरेलू खवातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए। और लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बनाए। टोनी डिजोजी 81 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। रैन रिकल्टन ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली ने 4 शिकार किए। साजिद और सलमान ने एक खिलाड़ी आउट किया। इससे कबल पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई थी। सलमान अली आगा और इमाम उल हक नर्वस 90s का शिकार। 7 रन की कमी से दोनों सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। कप्तान शान मसूद ने 76 और रिजवान ने 75 रन स्कोर किए। प्रोटीज को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का टोटल बराबर करने के लिए मजीद 162 रन की जरूरत। 4 विकेटें बाकी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू खैर आगे वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम। एनाम सादिया साहब। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल से लेकर मैन ऑफ पीस तक ये है पाकिस्तान की बदलती अहमियत। दुनिया के उफक पे तुलू होता ये है नया पाकिस्तान। बिल्कुल फैसल, पाकिस्तान दुनिया के स्टेज पर उभरा है और वो भी ऐसा उभरा है कि इकबाल का वो मिसरा बिल्कुल सच साबित होता है पाकिस्तान पर। कौन सा बताइए? इरशाद। अरे इरशाद। हाँ, थैंक यू। खोल आंख फलक देख, जमी देख, फजा देख, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। वाह सादिया, अब आपने पढ़ा है तो फिर मैं भी पढ़ूंगा। तो है इरशाद। ये नुक्ता सरगुज़श्ते मिल्लत बेहजा से है पैदा कि अक़वाम ज़मी एशिया का पासबां है तू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सादिया, किसने सोचा था कि एक वक्त में सियासी लफ्ज़िशों और माशी लड़खड़ाहट का शिकार पाकिस्तान न सिर्फ अपने खित्ते में अस्करी बरतरी साबित करेगा बल्कि दुनिया इसकी ताकत की मोतरफ भी होगी। एंड एट द सेम टाइम फैसल बरादर ममालिक का हम पर जो एतमाद है उसका ये आलम है कि एक पर हमला दूसरे पर तसव्वुर किया जाएगा और दीगर ममालिक का भी हम इसी तरह का समझौता करने का इरादा रखते हैं उनके साथ भी। तो दुनिया का एक अहम तरीन मसला यानी गजा मामले पर भी पाकिस्तान को शामिल किए रखना, अम मुआहदे हो गए या फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना, ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि ये जो कल रात गुफ्तगू हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने याद किया है आसिम मुनीर को, किन अल्फाज में वो आपको सुनाते हैं। ऑलराइट, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक तो मैं बहुत खुश हूँ और दूसरा उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहाँ हैं आप, वो पीछे हैं,
उन्होंने कहा कि आप मेरी जो गुफ्तगू है वो पहुंचा दीजिएगा, वन ऑफ माई, नो नॉट वन ऑफ माई, माई फेवरेट फील्ड मार्शल। अच्छा सादिया, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तरफ तो ये सारी चीज़ हो गई, लेकिन वो जो पड़ोस से उठने वाली चीखें हैं, वो जो हॉल है वो जो है कितनी ज़्यादा इस वक्त भयानक होंगी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ अगर हम इसको एक मरतबा और सुना दें अपने पड़ोसियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, तो बड़ी मेहरबानी होगी एक दफ़ा और। सादिया, ये तो हो गई बात जनाब जो गुफ्तगू, खैर ये कहाँ हो रही थी, ये हो रही थी बात शर्म एल शेख में होने वाली उस अमन कॉन्फ्रेंस में हो रही थी। तो बिलाखिर दुनिया भर ने मिलकर एक ऐसा मुआहदा तो कर लिया है जिससे गजा के बासी 2 साल के बाद अब सुकून की नींद सो सकेंगे। जी हाँ फैसल, व्हाट कम्स टू माय माइंड राइट नाउ कि गुज़िश्ता रोज़ मिस्र के शहर शर्म एल शेख में जो गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस का एतमाद हुआ, इस इनेकाद में हमने देखा कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्क थे, एंड लेट मी से कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्क थे, एंड व्हेन आई से दिस आई मीन कि यहाँ पर अमेरिका मौजूद था, यहाँ पे फ्रांस मौजूद था, यहाँ पे मिस्र मौजूद था, सो ऑल द बिग कंट्रीज, सऊदी अरब, बरतानिया, उर्दन, कुवैत, कतर, तुर्की, यू नेम इट, इन ऑल ऑफ इट हमने देखा कि कनाडा हो, नॉर्वे हो, पाकिस्तान हो, ये सब ममालिक मौजूद थे, जो कि इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि एट वेरी स्टेज अगर पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद हो तो फिर पाकिस्तान की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं कि एक मुल्क जो वहाँ पर नहीं था, वो कौन सा मुल्क था, वो था सरेंडर मोदी। और वो जो कहते रहते हैं बार बार के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, मेरा मतलब है नरेंद्र मोदी, वो कहाँ थे। एंड दिस टाइम आई रियली फील कि मजाक की बातें एक तरफ हैं, हम जो सारे चुटकुले छोड़ते हैं वो सारी एक तरफ हैं, बट देन वन कंट्री हु केप्ट ऑन डिमीनिंग पाकिस्तान, जो चाहती थी कि पाकिस्तान को नीचे लाया जा सके किसी तौर से, वो आज खुद कहाँ है, वो आज खुद क्यों नज़र नहीं आती। सो व्हाट डू यू हैव फैसल व्हेन इट कम्स टू गज़ा की सूरत हाल पर अगर हम मज़ीद बात करते हैं, उसकी टाइम लाइन पर ज़रा नज़र डालते हैं। फैसल, ओवर टू यू, व्हाट डू यू हैव। अच्छा सादिया, द सिचुएशन इज़ के फाइनली दुनिया 2 साल बाद अमन मुआहदे पे तो आ गई। इन 2 सालों में गज़ा वालों ने क्या खोया है, ज़रा इस पे हम नज़र डाल लेते हैं। हम मुसलसल इस पे नज़र तो डालते रहे हैं, लेकिन गज़ा वालों के लिए अमन की कीमत जो है वो कितनी भारी थी। लेट्स गो ऑन एंड टेल द वर्ल्ड कि आपने गालिबन थोड़ी देर कर दी है, थोड़ी नहीं बहुत देर कर दी है। आप देख सकते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनकी तादाद 67,074 और जो ज़ख्मी हुए हैं 1,68,716। जब मैं सादिया ये बात बता रहा हूँ तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो जब खुदाई का अमल शुरू होगा, जब कचरा हटाया जाएगा, रबल हटाया जाएगा, तो वल्लाह आलम क्या निकलेगा उसके नीचे से। उसके बाद तबाही कितनी हुई है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कितने जो है 4,36,000 जो इमारतें हैं वो निशाना बनी हैं इसका, इसमें घर भी हैं, अस्पताल भी हैं, और उसके साथ साथ जो आपके देख सकते हैं कि कितने फ़ीसद लोग इसमें डिस्प्लेस हुए हैं। 95% आबादी इसमें बुरी तरीके से डिस्प्लेस हो गई है। और इसके साथ साथ स्कूल जो है 518 स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और 7,45,000 बच्चा जो है वो अब तालीम हासिल करने से महरूम है। इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो वो क्या ही तालीम हासिल करेगा। एंड व्हेन वी से कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों की हालत 654, ये अस्पताल हैं जिन्हें मारा गया है। अच्छा, ये अगर अब टाइमलाइन देखें यहाँ से तो अक्टूबर 2023 से जब ये मामला शुरू हुआ था, और वहां से आप देख सकते हैं नवंबर, दिसंबर, एंड देन ये पूरी टाइमलाइन है कि जहां पे कितनी कितनी अमवात हुई हैं। फाइनली सीज फायर भी हुआ, और सीज फायर के बावजूद भी यहाँ पे अमवात का सिलसिला जारी रहा। जब हम बात करते हैं तो हम जरा आपको दिखाते हैं कि शहर पहले क्या थे और अब क्या बन गए हैं। कुछ एरियल फुटेजेस हैं, अगर हम आपको दिखाएं। ये था गजा का शहर 2023 में, और 5 अगस्त 2025 में इसकी हालत तबाह बर्बाद मलिया मेट हो चुकी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि वो हमारा नेक्स्ट तस्वीर जो है वो हमारे पास क्या है, और उससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी शदीद गजा पोर्ट है ये, और ये गजा पोर्ट था और ये गजा पोर्ट अब है। एक बार फिर ये देखें, सफ़ा हस्ती से मलिया मेट सफ़ा चट कर दिए गए हैं मामला। और उसके बाद वी हैव गॉट जस्ट वन मोर पिक्चर, और एक और देयर यू गो, नज़ारिम कॉरिडोर था, ये हस्ता बस्ता, और अब ये देखें अभी भी पूरा का पूरा रबल में तब्दील हो चुका है। सो सादिया, ये तमाम तर सूरत हाल थी।
क्या कुछ हुआ है, अमन मुआहदा हुआ है और बहुत अच्छी बात है कि अमन मुआहदा हुआ है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ दिफाई तज़कियाकार उस्मान वड़ाइच साहब भी मौजूद हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर। उस्मान वड़ाइच साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उस्मान साहब। ये दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, रमल्ला से लेके पूरी दुनिया जो है सेलिब्रेशंस हो रही हैं, बट दुनिया को एक बार फिर ये दिखाया है दुनिया ने खुद कि बहुत देर कर देता हूं मैं, इतनी देर कर दी कि इतनी हलाकतें, इतनी डिस्ट्रक्शन। माय क्वेश्चन टू यू इज, इस सबको ठीक करने में कितने साल नहीं, कितनी दिहाइयां लग सकती हैं? जी डेफिनेटली 737 दिन की ये बर्बरियत थी जो पूरी दुनिया ने लाइव देखी, ये लाइव जेनोसाइड हमने देखी। और अभी भी मैं बड़ा कॉशियस जो है ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि फ्रेजाइल सीज फायर है और फ्रेजाइल ही होप है। आपने बात की खुशी जो है पूरी दुनिया मना रही होगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर खुशी है इसराइल के अंदर तो खामोशी है वहाँ के ऊपर गजा में। वहाँ के लोग जो हैं मेक शिफ्ट ग्रेव्स बना के आए हुए हैं जिन्हें वो दोबारा जाके वहां से निकाल के उनका जनाजा पढ़ा के वहां दफनाएंगे। वहां जल्दी के अंदर सड़कों के किनारे लोगों को दफन किया गया। अभी तो मलबा उठेगा तो नीचे जो हजारों अपना फलस्तीनी शहीद हैं उनको निकाला जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो जाके उनका मलबा जो है रियून्स और वहां पे रबल जो है उनका मुंतजर है। तो ग्रीफ है वहां पे, एनजाइटी है वहां पे, डिप्रेशन है, नफ्सियाती असरात हैं इस चीज के जो दहाइयों तक चलेंगे, जहनी सदमे हैं इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में एक और दरिया का सामना होने जब वो एक दरिया के पार उतरे हैं फलस्तीनियों की अगर हम बात करें। लेकिन क्वेश्चन जो है वो अभी तक अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। गजा को कंट्रोल कौन करेगा, गजा को गवर्न कौन करेगा, अमन बहाल रखने की जो जिम्मेदारी है वो कौन अदा करेगा, क्योंकि एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है वहां के ऊपर। और क्या इसराइल 53% जो अभी भी उसने हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्या उससे बाहर निकल जाएगा? क्योंकि तमाम गजा के दाखिली रास्तों के ऊपर इस वक्त भी इजरायली फौज जो है खड़ी है और जो ट्रक गुजर रहे हैं उसकी भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और बार बार इंटरसेप्ट कर रहे हैं उन्हें। तो मैं तो बहुत कॉशियस हूं इस हवाले से कि गजा के लोगों की नो डाउट वो जो कत्लेआम था उनका वो तो रुक गया है, लेकिन जो वायलेंस है वो स्लो वायलेंस एक तरह से वो मुसलसल जो है जारी है वहां के ऊपर। जी ठीक है उस्मान साहब, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि इनिशियली वी गॉट टू नो कि ठीक है यूएन विल टेक केयर ऑफ इट फॉर कमिंग 5 years और सारी चीज़ों को वो देख रहे होंगे। वो बात कहाँ तक पहुँची है? और जब मैं ये कहूँ, अगर ऐसा है और मैं ये कहूँ कि ठीक है यूनाइटेड नेशंस सारी जिम्मेदारी इसकी देख रहा होगा, चाहे वो रिहेबिलिटेशन हो, लोगों की वेलबींग हो एंड सो ऑन, उन लोगों का क्या होगा जिनके पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए, जिनके घर से कोई 2 साल का बच्चा, कोई 3 साल की बच्ची बची है, उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी वेलबींग कौन देखेगा और वो कैसे ग्रो करेंगे ऐसी जगह पर जहाँ सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया है? जी डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे नफ्सियाती असरात इतने ज़्यादा और इतने गहरे हैं कि खुद यूनाइटेड नेशन कह रही है कि इसको साल नहीं लगेंगे, इसको दहाइयाँ लग जाएंगी। और डेफिनेटली फिर वो जो एक डिस्ग्रंटल्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वहाँ के ऊपर है। और ये चीज़ मेरे ख्याल में अमेरिका जिस तरीके से ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, मैंने 3000 साल के जो कजिया था, तनाज़ा था, उसे 3 दिन के अंदर ही हल कर दिया है। वो इसके अंदर जो छुपी हुई बारीकियां हैं, जो कसीरुल नकाती ये मुआहदा है उसके मेरे ख्याल में नुआंसिस को देख ही नहीं पा रहे। और वो कनेसेट के अंदर खड़े होके जो पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं वहां कह के लगा रहे हैं वहां के ऊपर। मेरे ख्याल में इससे शर्मनाक बात, इससे तौहीन ज्यादा जो है वो नहीं फलस्तीनियों की हो सकती कि वहां के ऊपर कह के लगाए जा रहे हैं। और अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अपोजिशन का एक रहनुमा तो उसको निकाल दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप उस बात के ऊपर भी जो है वो चक्कल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंतहाई अफसोस है कि एक ऐसा लीडर जो दाई है शायद अमन का। आपने सुना होगा, किसी ने उनसे सवाल किया कि विल यू गो इन हेवन विद दिस एंड ही सेड व्हाई डू यू थिंक आई विल गो इन हेवन। वो मेरे लिए बहुत ही गूज बम्स दे देने वाली बात थी। मेरे लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव था जब मैंने उस बात को देखा और समझा। अब मुझे ये बताइएगा कि वेयर आर वी स्टैंडिंग, जब आप और हम सब इस क्वेश्चन के साथ खड़े हुए हैं कि इन फौजों का क्या होगा, आप उन्हें कितना धकेल पाएंगे, क्या फ्यूचर में रिसीव करूँ? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पे जो इस वक्त अपना डोनाल्ड ट्रंप भी डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी कौन करेगा। अगर गज़ा जो है उसको डीमिलिटराइज करना है अपने और हमास को वहाँ से पुल आउट करना है तो फ़लस्तीनी जो अवाम है उनकी नुमाइंदा फिर मेरे ख्याल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी रह जाती है जो कि ऑपरेट करती है रमल्ला से। और ये बड़ी जो खुशाइंद इसके अंदर एक एलिमेंट नज़र आया हमें, जो हमने पिक्चर देखी उसमें महमूद अब्बास खड़े नज़र आए। इसका मतलब है महमूद अब्बास को वहाँ पे इन्वाइट किया गया, उन्हें एक स्टेक होल्डर के तौर पे समझा गया। लेकिन नेतन्याहू हैज बीन टेलिंग फॉर लास्ट 2 years किसी सूरत के अंदर हमास का जो
मुतबादल जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ के ऊपर नहीं हो सकती। तो जिस तरह आपने बात की, पाकिस्तान का बड़ा रोल है, इंडोनेशिया का, हमारी आर्मी जो है वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स जो कि सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, उस हवाले से डिप्लॉयमेंट के करीब पहुंच चुका हुआ है मामला। और दूसरा जो इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी है, डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस की है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगले मराहिल में दाखिल हो चुकी हुई हैं। लेकिन एक और खुशी की बात जो है, जो मैं अमेरिकन प्रेस नेविगेट कर रहा था, कि गजा का कंट्रोल दोबारा से हमास ने संभाल लिया। उन्होंने अपनी पुलिस तैनात की है, वहां जंगजू की हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया इस हवाले से, तो उन्होंने कहा हमने वक्ती तौर के ऊपर ये जो वहां का नज्मो जब्त है उसको बहाल करने की जिम्मेदारी हमास को दी। अब प्रॉब्लम वहां पे ये है, हमास का कहना है कि वहां पे इम्बोल्डन कर दिया गया है उन जंगजू कबीलों को जो कि प्रो इसराइल हैं, जो कि ज़ायनिस्ट हैं। उसके अलावा वहाँ पे गैंग्स जो हैं बड़े एक्टिव हो गए हैं। तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कल भी हमने देखा हमास की झड़पें हुई हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें कुछ लोगों की हलाकत की इतला आई है। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि जो इसराइल है वो इस सारे मसले को एक्सप्लॉइट कर सकता है। और अगर फ़लस्तीनियों को उनकी इस फैसला साजी के अमल का हिस्सा ना बनाया गया, तो मेरे ख्याल में ये एक अपार्टहाइड रजीम की एक्सटेंशन होगी, न्यू ओके। कॉलोनियल जो यस। प्रोजेक्ट है जी। उस्मान साहब, दो सवाल और दोनों बड़े शॉर्ट। एक तो ये कि फिर उस टू स्टेट रेजोल्यूशन का क्या हुआ। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ट्रंप आए, कनेसेट गए, जो इसराइल है वहाँ गए, बट इतनी तबाही जहाँ हुई एक कदम वहाँ भी रख लेते, और वो रख लेते तो शायद दुनिया ये समझती कि हाँ शायद हम दो रियासती हल समझ सकते हैं। शायद वो तो नहीं होता। डू यू एग्री विथ मी और नॉट, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा जो क्लीशे सवाल हो चुका है मेरा, लेकिन ये पूरी दुनिया का सवाल है, इतने बंदे मार दिए, इतनी इमारतें ख़त्म कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा के इमारतों को नहीं छोड़ा, सो उस सब का क्या? वो जो जुर्म हुआ है सारा, उसको कौन देखेगा? ये मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ी बात होती अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त भी अपने वकार का सबूत देते, और जो अमेरिका की इक़्तिदार रही हैं एटलीस्ट कहने की हद तक उसके सबूत के तौर पे एक फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ के ऊपर चले जाते हैं। जिस तरह वो यरगमालियों की फैमिली के साथ मिले हैं, वो जो 2000 लोग जो नहत्ते जिन्हें अरेस्ट किया गया था, जिन पे कोई चार्जेस नहीं थे, उनके साथ ही खड़े होकर एक फ़ोटोशूट कर लेते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सब बातें की, सवा घंटे का जो खिताब किया कनेसेट से, लेकिन नस्ल कशी पे एक ओंस, एक फ्रैक्शन उन्होंने जो है वो उस सोच का इजहार नहीं किया। तो बहुत ही अफसोस की बात है डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से देखना। और मेरे ख्याल में इस चीज़ से हम इन्फर कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं कि ये जो मुआहदे की अगली शिकें हैं, जो अगले मरहले हैं, उसके अंदर बयानिया जो है उसका झुकाव इसराइल की तरफ ही रहेगा। क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड पहली दफ़ा किसी नॉन इसराइली को डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप खुशी से जो है फूले नहीं समा रहे। जो आपने बात की थी शहबाज शरीफ साहब की, नो डाउट मैं उसे फ़लस्तीन से ज़्यादा पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर के अंदर देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है किस सूरत में अमेरिका को इस हालात के अंदर के, जबकि वो एक एंटी इंडिया का स्टांस लेके कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। और आपने बात की मोदी क्या कर रहे होंगे, मोदी मुल्ला मुत्तकी को ताजमहल दिखा रहे हैं इस वक्त। वाह, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त समझ किया आपने, बहुत अच्छा वेरी नाइसली डन उस्मान साहब। हम मेरे ख्याल में ये देख ही नहीं रहे फिलहाल कि इट इज़ गोइंग टू बी अ टू नेशन सोल्यूशन। हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर सीज़ फायर हो जाए, लोगों को खाना मिल जाए, और मेरे ख्याल में ये यहीं तक है, वहाँ लोग रिहेबिलिटेट हो जाए, यहीं तक है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, गोइंग बैक टू ओस्लो अकॉर्ड एज वेल, आई मीन जो वेस्ट बैंक है उस पर इसराइल का कब्ज़ा है, वो भी पूरी तरह से, एक तो वो ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम जगह है। जब हम वेस्ट बैंक की या गज़ा की बात करते हैं, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम जगह उनको दी गई थी उस टाइम भी, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक इसराइल ने मूव फॉरवर्ड किया है। वेस्ट बैंक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ गज़ा की बात कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद टू नेशन सोल्यूशन। जी डेफिनेटली इट्स नॉट ऑन द पिक्चर, इट्स नॉट ऑन द वॉल येट, क्योंकि ये चीज़ें ना डिस्कस हो रही हैं, ना लिखी गई हैं वहाँ पे मुआहदे के अंदर। और मेरे ख्याल में ये इट्स अ फार क्राई कि अभी हम टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात करें। और मेरे ख्याल में गजा के लोग भी जो है बड़े प्रैग्मेटिक के इस हवाले से, उनसे जितने इंटरव्यू किए गए हैं, जितना कंटेंट वहाँ से आ रहा है, वो लोग भी ये कहते हैं कि अगर हमें ये जीने ही दें या एटलीस्ट इस बेयर सीज फायर को मिनिमम, बहाल ही यस। रखें, तो ये भी बड़ी बात होगी। सर्दियां आने वाली हैं, खैमे नहीं पहुंच रहे, कंबल नहीं पहुंच रहे। और मैं इसराइल के हवाले से 2 साल से जिस तरह से नवंबर और मार्च में उन्होंने सीज फायर की ग्रॉस वायलेशन की है, और डोनाल्ड ट्रंप जिनका अटेंशन टाइम स्पैन बड़ी जल्दी डाइल्यूट हो जाता है, वो अंदरूनी दाखिली मामलात को भी देखेंगे, यूक्रेन को भी देखेंगे, तो मेरे ख्याल में ये इशू फिर अनअटेंडेड चला जाएगा। क्योंकि ये दहाइयों पे मुहित जो है मामला है, और डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी टर्म है। तो पता नहीं सिचुएशन किस तरह अनफोल्ड होगी, लेकिन ये है कि फिंगर्स क्रॉस्ड हम
ख्वाहिश कर सकते हैं अमन की, और ऑल डेफिनेटली राइट, आने ऑल वाले राइट वक्त उस्मान बताएं। साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू शो में आके। हम की उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूड रहे, बट नजरें हैं सबकी यही कि कितने ये प्रैग्मेटिक कितनी देर पाओगी। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। विल बी कमिंग बैक विद अनदर हार्ट स्टोरी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वी आर कंटिन्यूइंग विद द थिंग कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात जो है वो आसिम मुनीर के लिए तारीफ़ी कलमात अदा किए, उनको फेवरेट फील्ड मार्शल कहा, एंड प्लस अब जो सिचुएशन बनती जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, गो के सिचुएशन अब थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है, लेकिन आगे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्या मामलात रखने चाहिए, इस सब पे हम सादिया लेट्स डिस्कस ऑन दिस। बिल्कुल, और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब फॉर योर टाइम। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। वेरी गुड मॉर्निंग। सिर्फ एक तो ये है कि पाकिस्तान को बचपन से लेकर अब तक इससे ज़्यादा रेलिवेंट हमने नहीं देखा, चाहे वो पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी हो, हमारे फॉरेन अफेयर्स हो, हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स हो। वी हैव कम अ लॉन्ग वे आफ्टर स्ट्रगलिंग, आफ्टर डूइंग आवर हार्ड वर्क, और हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। व्हाट डू यू थिंक, एंड ख़ास तौर पर जब कल डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं माई फेवरेट पर्सन फॉर फील्ड मार्शल साहब, इट्स वंडरफुल टू हेयर दैट कि दुनिया इसकी पजराई करे। बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया, आपने इनवाइट किया मुझे। देखिए, ये पोजीशन हमने और इस कौम ने अर्न की है, और ये मुफ्त में आपको कोई नहीं देता। आपने देखा कि हम दिहाइयों से इररिलेवेंट थे या हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और ख़ास तौर पर क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी इतना कंफर्ट लेवल में नहीं है। तो ट्रेडिशनली आपने देखा कि हम, ज़ाहिर है, हमें अमेरिका ही कहता था कि हम डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं, हम शायद एक फेस उधर दिखाते हैं, दूसरा फेस इधर दिखाते हैं। मई के महीने में हिंदुस्तान ने भी यही समझा था कि हम क्योंकि लेस रेलेवेंट है दुनिया की नज़र में, इंडिया रेलेवेंस अपनी और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता था। ख़ास तौर पर जो ट्रंप के आने के फ़ौरन बाद जो ट्रेड की एक इकोनॉमिक वॉर शुरू हुई थी, तो इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया और समझा कि ये शायद पाकिस्तान को एक साइडलाइन करके एक रीजनल पुलिसमैन और चाइना के मुकाबले में अमेरिका की नंबर 1 ऑप्शन बन सकता है। यही मिसरीड उन्होंने करके एडवेंचर किया या मिस एडवेंचर किया, और जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया मुसल्लह अफवाज ने, ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया ने और इस मुल्क के लोगों ने जिस तरह बैक किया, वो हमने पोजीशन अर्न की। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये विक्ट्री हैज़ वैल्यू। जब आप एक फ़तह हासिल करते हैं तो आप एक कदर अपने लिए लेते हैं, और जब आपको रियलाइज़ होता है दुनिया को कि आप एक रिकग्नाइज्ड या एस्टेब्लिश पावर हैं, तो फिर दुनिया पावर से ही बात करना चाहती है, कमज़ोर शख्स से कोई बात नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारी जंग बंद कराई, और मैं थ्रू आउट पिछले 3-4 महीनों से कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद नहीं कराई, ये हमने खुद अर्न की है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसिलिटेट किया है कि खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो किसी सूरत भी किसी ने भी नहीं आना था हमारी मदद को। सब लोग हमारा तमाशा देखते, क्योंकि दुनिया आपको ज़ाहिर है कमज़ोर शख्स से बात ही नहीं करती है, दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसे में। तो ये एक बहुत गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है जो हमने अर्न की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ह्यूमिलिटी के साथ इसको वैल्यू ऐड करनी चाहिए, बिकॉज हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमने हिंदुस्तान को साइडलाइन किया है। सिवाय इसके कि जिसका आप रेफ़र कर रहे थे अफ़गानिस्तान, और ब्रेक से पहले मैं सुन रहा था आपको कि जब आप बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने सबसे पहले इनवाइट किया उनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब, तो वो अगर आप बाद में बात करेंगे, लेकिन ये हमने पोजीशन अर्न की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान को क्योंकि हजम नहीं हुई वो बात, और उल्टा उनके गले पड़ गई, लोग पूछ रहे हैं, उनके 1.4 बिलियन पॉपुलेशन उनसे पूछ रही है, दुनिया उनको साइडलाइन कर रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे नाराज नजर आते हैं। तो ये सारा करते हुए उन्होंने यही ऑप्शन सोची कि अगर मेरे फ्रंट डोर पर मैं मुकाबला नहीं कर सकता तो पाकिस्तान को बैक डोर की तरफ से प्रेशराइज किया जाए, जो आपके सामने उनकी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। वो अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर उस पर बात कर श्योर। मैं ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, पाकिस्तान राइजिंग ऑन द वर्ल्ड होराइजन, अब इसके साथ अगर अफगानिस्तान का मामला भी मिला लें और इंडिया का मामला भी मिला लें, सो कैसे हम आगे बढ़ें? ऑब्वियसली अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी इस्लामी बरादर मुल्क है, लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हमारे खित्ते की सालमियत मुकद्दम है। तो हम कैसे इस चीज़ को लेके आगे बढ़ें सर? देखिए फैसल, एक बात से हम कनेक्ट करते हैं कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान हम पर यूं कर रहा है, तो वो ब्रिटिश तारीख देखे, वो अमेरिकन देखे, वो नेटो देखे। देखिए, उनमें जो जिन फोर्सेस का वो नाम ले रहे हैं और हमारे से मुकाबला कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। उन मुल्कों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया था, हमने अपनी ज़मीन ऑफर की थी।
वो हमारे पास 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पिछले तकरीबन 40 साल से हमारी ज़मीन पर रह रहे हैं। हमने उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, हमने मेज़बानी दिखाई। मैं अपना आपको ज़ाती एक कनेक्शन दिखा सकता हूँ, वो ये कि जब नया मैं यंग ऑफिसर एज ए एयरफोर्स पायलट, पहली मेरी पोस्टिंग पेशावर बेस पर हुई थी। उस बेस पर जब पोस्टिंग हुई तो उन दिनों सोवियत यूनियन पर अफगानिस्तान का कब्जा था। यही महाजरीन और वही मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरजमीन पर कैंपों में रह रहे थे। सोवियत यूनियन क्योंकि अफगानिस्तान में था, वो इनके कैंपों पर हमला करने आते थे और हम पेशावर बेस से जाकर, हमारी ड्यूटी उन दिनों ये होती थी कि प्रोटेक्शन देना इन्हीं कैंप्स को। तो हमारी तो ये एसोसिएशन है उनके साथ। लेकिन कि जब वो हिंदुस्तान पहुंचते हैं, ताजमहल आपने जिक्र किया, देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बात करते हैं। मुत्तकी साहब से ये पूछना चाहिए फैसल साहब कि 9 साल की उम्र से लेकर जवानी तक वो कौन से मुल्क में रहे थे? हमारी ही ज़मीन पर रहे थे। 9 साल यहाँ शिफ्ट किया उन्होंने, बड़े हुए, और 1996 में जब तालिबान की पहली हुकूमत आई है तो ये वापस जाकर कल्चरल और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। जो अफगानिस्तान के कल्चर का हाल किया वो तो उसमें बात अलग की जा सकती है, लेकिन यहीं से बड़े होकर गए थे। तो हम तो मेज़बानी करते रहे हैं। यही मुल्ला वो हैं जो टेररिस्ट लिस्ट पर थे 2001 से। और अजीत डोभाल साहब कहते थे कि जी पाकिस्तान जितना मर्जी करीब हो जाए, उनके असल पैसे तो हम नहीं देकर उनको अपने पास ले आना है। उनकी वीडियो है, आप निकाल लें, 2016 की उन्होंने कहा। तो हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए। Proving them true, proving himself true, proving what Taliban are doing right now true। बहुत शुक्रिया कमोडोर साहब, it was wonderful to have you on the show। और मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो रेलेवेंसी है वो अब आकर ऐसी हो गई है, वो बच्चा है जिसे आप स्पून फीड करें और जिस दिन आप उसे कहेंगे कि अब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, डू योर वर्क एंड देयर गोना कम बैक एंड ब्लेम यू दैट व्हाई डिड यू स्टॉप स्पॉन्सरिंग देम। दैट्स व्हाट दे आर एंड आई थिंक इट्स गोना कम बैक एंड हॉन्ट इंडिया विद दैट। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। उम्मीद करते हैं यू हैव हैड अ गुड स्टार्ट टू द मॉर्निंग। अच्छा, कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई टू विच फैसल आई थिंक इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। हम बात करने जा रहे हैं सियासी नाश्ते की। कल जो हुआ असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा में, वो मेरे ख्याल में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वाज इट दैट एक्सपेक्टेड कि 73 से 90 तक कैसे जाएगा या नहीं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी को कल 90 वोट्स देकर नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर दिया गया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बाइकॉट भी किया और फिर एक दफ़ा फिर से इस पर इल्ज़ामात लगे। एंड फ्राम पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा ने एक दफ़ा फिर से तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये पर्ची से भी बढ़कर है और ये दोनों बहनों की मर्जी से आई हैं। दिस इज़ व्हाट आज़मा बुखारी हैड टू से अबाउट यस्टरडेज इलेक्शन व्हिच शी कॉल्ड सिलेक्शन। ओके, इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर दर्जे का सीनियर साफ़ी आमिर जासा हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो इस्तीफ़ा, पहले इस्तीफ़ा आया, फिर गवर्नर ने कहा नहीं जी मैं ये इस्तीफ़े हम नहीं मानते, फिर उसके बाद सेशन हुआ, ये सब हो गया। दो इट वॉज एक्सप्रेसली, लेकिन इस पूरे मामले को कैसे समअप करते हैं? इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, लेकिन उसके बाद भी चीज़ हो ही गई। देखिए, 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। ये कंफ्यूजन जो है गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब का पैदा करता है कि जो 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास इख्तियारात बिल्कुल नहीं है और उनको जब इस्तीफा दे दिया गया, पहला इस्तीफा दिया गया, फिर दूसरा दिया गया, उस शख्स ने जो है सोशल मीडिया पर आकर, मीडिया पे आके ऐलान कर दिया, तो जाने न जाने, गुली न जाने, बाप तो सारा जाने, तो फैसल करीम कुंडी के अलावा सबको पता था कि इस्तीफा आ गया है। और जब इस्तीफा आ गया तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की कि उसको आपको प्रोसेस करना है, आपको उसमें मंजूर नहीं करना, उनको इख्तियार नहीं है। वो ये कहेंगे जी प्रोसीड एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये उस पर उनके रिमार्क जाने हैं। तो ना जाने उन्होंने किसके इशारे के ऊपर ये एक कहते ना टेढ़ापन किया, स्पैनर उन्होंने फेंका इस मामले में। बिलावल का हिदायत थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की, उनको कहते हैं सदारती महल से कोई मशवरा आया था तो हम नहीं जान सकते, खुद किया उन्होंने। तो ये एक दिलचस्प बात है और ये बड़े मनफी बात क्यों है कि हमारे यहाँ जमहूरी, कोई भी जमहूरी अमल हो उसको आप मुतनाज़ा बना देते हो। और कौन मुतनाज़ा बनाते हैं? वो लोग जो इस वक्त वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहली बात तो ये। अब इसकी दूसरी हम तरफ आते हैं, वो ये कि एक मरतबा फिर जो है पीटीआई ने इस बात को साबित किया कि खैबर पख्तूनख्वा पर उनका गलबा है। 145 के ऐवान में उनको 90 सीट्स मिली, इनके 92 के करीब इनके मेंबर्स हैं और जिनको आज़ाद करार दे दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने एक और बड़ा वार किया था कि जी अब ये आज़ाद है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है पार्टी के नज़्म में रहे। तो इससे पता चलता है कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर अपनी गिरोहबंदी जो उनकी इंटरनल है उसके बावजूद जो है वो जो है मुत्तहिद है और इस मामले में उनका गलबा है।
तीसरी बात ये जो बहुत ही अहम है कि इमरान खान को जेल में जो है एक मुस्बत खबर मिली है, और ये भी इशारा है कि इमरान खान की भी जो गिरफ्त है उस मामले पे बड़ी मजबूत है। और मुझे नहीं पता कि पंजाब के लोग जो हैं, पंजाब से लोगों से मेरी मुराद ये है कि उनके जो सूबाई हुकूमत है या हमारे बाद वफाकी वज़रा जो है उनको क्या एतराज़ है। आपके ख्याल में अज़मा बुखारी साहिबा को जो है उनको किसने नॉमिनेट किया? उनकी भी सिलेक्शन ही हुई है ना। और तो यहाँ पर कोई ना कोई सिलेक्शन ही होता है जब पीपल्स पार्टी के जो है। साहब, इससे पहले पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कमेंट आता रहा है, आई से इट, कि हमारे मामलात में ना बोलें, हम जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, हम अपने सूबे को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। विद दैट अगर आप केपी के ऊपर तनकीद करते हैं, देखिए कारकर्दगी पे तनकीद करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है कि अगर वो सैलाब ज़दगान जो है वो भी लाखों जो हैं वो उसमें वो खुले में पड़े हुए हैं, और जनाब उनको जो है इश्तहारात पे ज़्यादा जोर है ना कि मतलब है उनकी उसके ऊपर, तो एक बिल्कुल एक जायज़ तनकीद है, इस पर आप वो नहीं कर सकते कारकर्दगी पे। लेकिन किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये तो फैसला पार्टी की क़यादत का है, और पार्टी की क़यादत ने अगर फैसला कर लिया तो बात खत्म हो गई है। तो इसमें सुहेल आफरीदी अगर वो मेंबर बन सकते हैं सूबाई असम्बली के, वो वजीर बन सकते हैं, तो फिर वो वजीर आला भी बन सकते हैं। और जब एक आदमी जो है वजीर आला के मनसब पर आ जाता है तो फिर वो खुद ही उसके अंदर तवाज़ुन भी आ जाता है, उसको डील करना पड़ता है वफाकी हुकूमत से, उसको जो इदारों से जो है अपना राब्ता रखना पड़ता है, चीज़ों में तवाज़ुन आता है। हमारी जो एक मनफी आ गई है उसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि इस मामले में तनाज़ा है कि भाई उनकी अक्सरियत है, और उस अक्सरियत के बल पे वो किसी को भी करें, खंबे को करें, वो मतलब गाड़ी को करें, जिसको करें वो कर देंगे, जो सूबाई असम्बली के अंदर है वो कर दें वो। तो इस पे कोई इतराज़ की बात नहीं है। तो ये बिला वजह का तनाज़ा था जो कि खड़ा किया गया, और मैं समझता हूँ कि जो टेढ़ापन है पाकिस्तान की सियासत का उससे आश्कार होता है। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर रज़ा साहब, इट वाज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आमिर रज़ा साहब ने बात की, वो यही बात की कि ख़ास तौर पे इस सूबे के कॉन्टेक्स्ट में जो सिचुएशन है हारमनी वाली, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपसे होगी दोबारा मुलाकात। रहिए हमारे साथ, आला वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोले, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जैसे कल मैंने कहा था कि हम कमांडिंग पोजीशन में हैं कि नहीं, अभी भी व्हाट डू यू फील सादिया आफ्टर 2 दिन के खेल के बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो पहला टेस्ट है लाहौर टेस्ट, उस पर गिरफ्त मजबूत है, नहीं क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आपकी ज़बान देख रही है, आपकी ज़बान काली तो नहीं? क्यों ऐसा आप क्यों कहना चाह रही हैं? बिकॉज यू वर द वन हु सेड कि यार हमारी टीम क्या 400 कर पाएगी या नहीं, एंड एक्चुअली हम 378 पर आउट हो गए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये डिसाइड किया कि आप क्या ही बुरा खेलेंगे जो हम खेले हैं, जो हम नहीं, लेकिन उसकी वजह भी है ना, तेजी से वो खेले। हाँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि साउथ अफ्रीका को पता है कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग में क्या कर सकता है, पूरी सलाहियत है। लेकिन खैर समाप्त करते हैं, पहले समाप्त करते हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स जो है उसको फिनिश किया और बहुत ही अनसेरेमोनियल तरीके से सलमान अली आगा अगेन 93 पे आउट हो गए। तो 93 वाज द नंबर के जिस पे कल वो भी आउट हुए और उससे पहले इमाम भी आउट हुए। अच्छा, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका जब आया तो अगेन वो जो हमने जाल बिछाया था वो कामयाब हुआ और 6 खिलाड़ी उनके हमने कर दिए हैं आउट साउथ अफ्रीका के 218 पर। यस, और अब सिचुएशन ये है कि द ओनली लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन टोनी डिजोजी इस वक्त रहेगा। और टोनी डिजोजी को इतने चांसेस मिले हैं कल, और आपको क्रेडिट देना होगा कि इस विकेट पे हसन अली ने बेचारे ने दिल खोल के ना, मतलब सब कुछ अपनी जान दाव पे लगा के बॉलिंग की है और 3 से 4 मरतबा एज पास हुई है। बाबर आजम वाला कैच, तो बाबर आजम का टीम में रहना इसलिए ज़रूरी है, वो आपने देख लिया। तो कल स्पिन ने जाल बड़ा अच्छा बचाया, 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। टोनी डिजोजी इज़ द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन जिस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, और हमारे साथ क्रीज पे मौजूद हैं सैयद अवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे समअप करते हैं, क्या पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन पे आ गया है, या फिर आज देखना होगा कि कितने देर तक हम साउथ अफ्रीका को अलाउ करते हैं मजीद खेलना? देखिए, पाकिस्तान तो इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है क्योंकि आई गेस 159 की ट्रेल है साउथ अफ्रीका की। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट आपको पता है कि ये ट्रेल जोन सी है, हम ही माहिर हैं जिसको कम करवाने में भी होते हैं। इंपॉर्टेंट ये होगा कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में आके किस तरीके से इस ट्रेल को बढ़ाता है, क्या स्कोर कार्ड अपना ऑन द लाइनअप देता है, क्योंकि आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी पड़ेगी कि आप टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो। मुझे पता है कि स्पिन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा है, 5 खिलाड़ी स्पिनर्स जो हैं वो आउट कर चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर मोदी ने भी 6 खिलाड़ी को आउट किया, तो स्पिन फ्रेंडली ज़्यादा ही विकेट हो रहा है। लेकिन सेकंड इनिंग्स में
कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री है कि आपको पता है पाकिस्तान बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और ख़ास करके जब लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें राइट आर्म बैट्समैन के खिलाफ वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और वो चीज़ उन्होंने बड़ा एक अच्छा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ट्रम्प कार्ड खेला है साउथ अफ्रीका ने, मोदी को लेके पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने उतारा, क्योंकि ज़्यादा वो आई वॉच नहीं हुए पाकिस्तानी बैट्समैन की तरफ से। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में है। नुमान की बात करें या साजिद की बात करें, वो मैच को बड़ा तगड़ा उन लोगों ने अभी तक संभाला हुआ है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में कहता हूँ कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी आपको महसूस ज़रूर हो रही है। अगर अजहर महमूद की माइंडसेट की बात करें तो यही लगा कि ज़्यादा वो लंबी बैटिंग अपनी लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैटिंग के अंदर पाकिस्तान के कहीं ना कहीं फ्लॉ ज़रूर आपको नजर आएगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो आपने शायद आसिफ अफरीदी को ना खिलाया, लेकिन आसिफ अफरीदी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, क्योंकि अभी डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया है, और अगर वो साथ होता, 3 जेन्युइन स्पिनर्स लगे होते, तो शायद इस वक्त पोजीशन कुछ और होती। टॉनी की बात करें जिस तरीके से साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर ओवरऑल टेस्ट सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो आपको पता है बबूमा की कमी तो उनको महसूस हो रही है, लेकिन वन ऑफ दी फिनोमिनल साइड्स है माकरम, आपको पता है अंडर-19 में कप्तान खुद भी रहे हैं साउथ अफ्रीका के, जिस तरीके से वो लीड करते हुए आए हैं। उसके बाद अगर अभी भी आप साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो उनके पास ये ज़रूर है कि जब चेजिंग पावर की बात करें, अगर बैट्समैन उनके सेट होते हैं, जैसे कल बैट्समैन सेट हुए थे, तो पाकिस्तान को ट्रबल कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान एटलीस्ट इनको 400 450 रन टारगेट दे बोर्ड के ऊपर जीतने के लिए, वरना मैच जोन से मैं आई फील कि थोड़ा सा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। राइट अच्छा, थोड़ा सा और पीछे अवैस, इफ़ आई कैन टेक यू, एंड दैट इज़ जो मुझे एक पॉइंट पे आके लग रहा था वेयर वी स्टार्टेड आज, जब हम इंट्रो कर रहे थे क्रिकेट के लिए, कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वील गो बियॉन्ड 400 समथिंग। व्हाट हैपेंड? मतलब पहले दिन भी हमने 199 पे 3 लोगों को वापस पवेलियन जाते हुए देखा आफ्टर बाबर वेंट, और कल भी हमने यही देखा। आई मीन हमारे पास 5 विकेटें थी, क्या हुआ उसके बाद? देखें वही जो आपको पता है नासिर हुसैन कहते हैं 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं होता। कल भी आप देखें मामूल हक ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली शान मसूद के साथ, उसके बाद एकदम आपके 1 से 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। साउथ शकील जो जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो ज़रूरत नहीं थी। आपके सेट बैट्समैन चल रहे हैं, आपका स्कोर कार्ड बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप कोई आते ही आप जिस तरीके की शॉट खेल रहे हो वो ज़रूरत आपको नहीं थी। सलमान अली आगा की बात करें 92 रन पे बड़ा एक सेट कॉम्बिनेशन उनका चल रहा था। आई डोंट नो कि आखिर उनको इतनी ज़्यादा क्या जल्दी पड़ी हुई थी। ठीक है, आपके मुझे पता है कि थोड़े से बाउंड्री आपने क्लियर किया, आप ज़रा कॉन्फिडेंस में ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन आप उस वक्त कोशिश करते हो कि एक माइलस्टोन अपना, क्योंकि 100 भी बनने वाला था, दूसरा आपके ज़हन में होता है कि टारगेट हमने क्या रीच करना है। वो जो शॉट उन्होंने खेली थी वो ज़रूरत नहीं थी उस टाइम। तो दैट शोज़ कि पाकिस्तान का फिर वही मसला है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट है कितनी। आप देखिए, मुझे पता है पॉजिटिव है, पाकिस्तान ने परफॉर्म किए, सारे मामला हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर जाएं, 2 मैचेस हैं, 2 मैचेस में आप किसी का सैंपल साइज क्या जज करेंगे? किसी प्लेयर को आप चांस भी देंगे तो मुझे बताएं उसमें क्या हम बात कर सकते हैं? बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान टीम को कोई 4 टेस्ट मैच सीरीज या 5 टेस्ट मैच सीरीज खेले हुए जहां पर आप प्लेयर्स की पूरी प्रोफाइलिंग कल एक फैसल ने क्वेश्चन उठाया था, आई वुड रियली वांट टू ब्रिंग इट टू यू एज वेल, और वो ये था कि हम सेशन वाइज क्यों नहीं खेल सकते। मैं और फैसल कल ज़्यादा से ज़्यादा यही होप कर रहे थे कि ठीक है जितना भी स्लो खेलोगे एटलीस्ट कैरी इट अंटिल लंच। देखिए, सेशन वाइज का मसला ये है कि आपके इस वक्त अगर मैं टीम की बात करूं, चले मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट पे आता हूं, अब्दुल्ला शफीक आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, 9 इनिंग्स हो गई हैं कि उन्हें डबल फिगर में वो एंटर हो ही नहीं है। शान मसूद और अगर इमाम की बात करें, मैं सेशन वाइज की बात कर रहा हूँ कि वो आपको सेशन वाइज प्लेयर्स नजर आएंगे खेलते हुए। क्यों? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने 4 डे क्रिकेट, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ काउंटी में, और यहाँ तक उन्होंने 1 डे क्रिकेट वहां पर खेली और वहां पर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज दी। उनको पता है कि लॉन्गर फॉर्मेट में हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है। थोड़ा सा अगर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाते हैं, बाबर आजम ने 2019 के बाद जाके अपना क्या नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है जाके। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपने आप को सेशन टू सेशन जोन सा है, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हो, आपको पता होता है कि मैंने सेशन टू सेशन किस तरीके से टीम को लेके चलना है। अगर आपका इतना बड़ा गैप आ जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जहां पर आप हर चीज को अपना यूटिलाइज करते हो, तो आपका वो जो सेशन वाली जो आपने बात की है वो आपके बिल्कुल गेम प्लान से हट जाता है, क्योंकि T20 इतनी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि 2 टेस्ट मैच सीरीज, आई डोंट नो कि पाकिस्तान आखिर क्रिकेट करना क्या चाह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यंगस्टर्स हैं खास करके उनको पता हो कि हमने आउट कैसे करने हैं, हमने यहाँ पर लंबी इनिंग्स कैसे खेलनी है, तो जो 4 डे क्रिकेट तो आप डोमेस्टिक में करवा रहे हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं एटलीस्ट 4 टेस्ट मैच की सीरीज तो रखें ना। आपको कितना अर्सा हो गया कहते हुए कि यार पता नहीं कब अब होगी 4 टेस्ट मैच की सीरीज या 5 टेस्ट मैच की सीरीज, जहां पर आप प्लेयर्स को आजमा भी सकते हो, कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हो। अभी आसिफ अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एज ऑलमोस्ट 39 हो चुकी है, वन ऑफ दी जबरदस्त अपना स्पिनर है, लेकिन इस वक्त वो डिक्लाइन एज के ऊपर है। अगर इन 2 टेस्ट मैचेस में उसको चांस नहीं मिलता तो ऑलमोस्ट उसकी स्टोरी तो खत्म हो जाएगी।
तो कसूर किसका है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या प्लेयर का कसूर है? तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को शायद देखने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग, फिर मैं कह रहा हूँ, जो आपकी हिस्ट्री रही है सेकंड इनिंग्स के अंदर, वहां पर सेशन को किस तरीके से आप जेन में प्लान बना के चलते हो कि हमने स्पिनर्स के किस तरीके से ओवर्स निकालने, मोदी क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव इनके खिलाफ रहा है वो फिंगर स्पिनर की बात करें लेफ्टी की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एटलीस्ट 400 450 ऑन द बोर्ड रखे। फिर मैं कह रहा हूँ वो टीम डिफरेंट है, वो एग्रेसिव क्रिकेट भी जानती है खेलना। स्पिनर्स मुझे पता है आपके डोमिनेट करें, लेकिन जहां पर स्पिनर्स ना विकेट्स ले सके तो आपके पास बैकअप प्लान मौजूद नहीं है क्योंकि आप एक स्पिनर के शॉर्ट हो। अच्छा, अब एक वन लास्ट थिंग, मेरे पास 1 मिनट है। हम दूसरी इनिंग्स में क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? वैसे ही जैसे कि शान बॉल वाला अप्रोच होना चाहिए, और शुड वी गो अ बिट एहतियात से? देखिए, अब जिस तरीके से बॉल स्पिन हो रहा है, स्पिनर्स मैंने कहा ना कि क्रैक्स पड़ चुके हुए हैं, बॉल फिर थोड़ा सा रफ हो जाती है विकेट भी, तो स्पिनर्स का तो बॉल ग्रिप हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा एहतियात से भी रहना पड़ता है। हाँ, आपको एक फ़ायदा ज़रूर है, आप पिच ऑर्डर की बात करो, वहाँ पर आपके बैट्समैन सारे के सारों ने कल परफॉर्म किया, वो अच्छे एक निक में नज़र आ रहे हैं, बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है, तो दैट शोज़ के पाकिस्तान बैट्समैन कॉन्फिडेंट ज़रूर हैं। लेकिन आपको स्पिनर्स को देखना पड़ेगा। आपने मोदी को 6 खिलाड़ी उसने आउट किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो फिंगर स्पिनर, वो अच्छा ब्रेक कर रहा है बॉल को, और वो जिस तरीके से आप राइट की बात करें चाहे लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन की, वो डिस्टर्ब करेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। लेकिन पाकिस्तान को जो आपने एक स्टिक टू द प्लान आपने एक पहली इनिंग्स के अंदर खेला है, वो थोड़ा सा विकेट डिफरेंट था, उस वक्त बॉल ज्यादा स्पिन स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपने पेसेस पे थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लिया। तो ये स्पिन वर्सेस बैट्समैन का इस वक्त आपको पता है पूरा का पूरा ये मैच जो बाकी रह गया वो डोमिनेट करना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ कैसे खेलते हैं। वो रन बॉल की बात करें, मुझे पता है ओडीआई क्रिकेट की तो हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले सेट होना पड़ेगा इस विकेट पे। विकेट थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्पिनर्स जो से हैं वो क्रैक पड़ चुका हुआ है, इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्रेसिव माइंडसेट से जाना है तो आई गेस जो अपने इंटेंट वाली जो बात हम टेस्ट क्रिकेट में करते हैं, जो इंटेंट आपने पहली इनिंग्स में शो किया है, इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान किस तरीके से कम बैक करता है। ओके, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दिस। बहुत शुक्रिया, अवेश भाई हमारे साथ मौजूद थे। आगाज़ हो चुका है इस वक्त तीसरे दिन का, टोनी डिजोजी इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। वेल, हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले आई हैव गॉट अ वीडियो टू शो यू सादिया। आपको लेजेंडरी अंपायर बिली बाउडन याद है? बिल्कुल याद है ना? तो उनकी दोबारा से एंट्री हुई है। हाँ, तो प्लीज़ शो करें बिली बाउडन। हमने बड़ा मिस किया उनको इन इंटरनेशनल सर्किट, बट नाउ इज बैक इन द लीग्स। प्लीज प्ले द वीडियो। Yeah, that. See it so often. Change of line. डेडली कॉम्बिनेशन क्या था इसका? बिली बाउडन अंपायर कर रहे हैं और कमेंटेटर है डैनी मॉरिसन। दोनों कीवी, दोनों बहुत ही जबरदस्त। और उसमें एक गुफ्तगू में डैनी मॉरिसन ने भी कहा कि वॉच अप बिली, you have just entered 60. You don't want any casualty. So, but he looks very fit, very fit yes. for what he is doing, and I think umpiring में हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि एक sort of boring सी job लगती है. He makes it very entertaining for others and for himself. He enjoys the cricket. Yeah. Okay, चलें. तो इसी के साथ हम एक लेते हैं ब्रेक, और उसके बाद एक सेगमेंट है खातून के लिए खास तौर पर। क्या है? एक ब्रेक के बाद जाएंगे। खातून के लिए? वेलकम बैक अगेन एंड जस्ट सी मी स्माइलिंग। और जब हम स्माइल कर रहे होते हैं ना, तो हमारी ये लाइन्स आने लगती है। अब लोग सोचे कि यार क्या मैं सिर्फ इसलिए स्माइल ना करूँ या इसलिए एक्सप्रेशंस ना दूँ कि मेरे रिंकल्स आ जाएंगे, यू नो। तो क्या वाकई ही ये जो आजकल हम ब्यूटी ट्रेंड्स देख रहे होते हैं कि ये फाइन लाइन्स और डीप लाइन्स, क्या इनका कोई हल है? और जो ये हम बार बार सुनते हैं बोटॉक्स, इज़ इट बोटॉक्स फॉर एवरीथिंग, यानी क्या? और बोटॉक्स होता क्या है, और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे ये फाइन लाइंस ख़त्म हो सकती हैं या मेरे मसल्स रिलैक्स हो सकते हैं? तो इस ट्रेंड को हमने सोचा क्यों ना एक दफ़ा इस मिथ को एड्रेस ही कर लें कि ये बोटॉक्स जो इतना ट्रेंड कर रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, वो एक्चुअली है क्या? तो चलिए, हाँ, विद दैट और उसमें एक ये भी चीज़ है कि ये जो मामलात हैं, क्या ये बस ख़ातीन की हद तक महदूद है या फिर द मेल दे ऑल्सो गो विद दैट? ये भी एक बहुत अहम मामला है ना सादिया। तो क्या ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म है? क्या सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है? क्या इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर समीना हबीब साहिबा। उनसे बात करते हैं कि ये ज़रा मिथ्स हमारे लिए ब्रेक डाउन करें कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब पहली दफ़ा आज से शायद 10-8 साल पहले हमने बोटॉक्स सुना था, ये बड़ा क्लीशे था कि ये क्या चीज़ होती है। फिर पता चला कि जो भी कोई खूबसूरत मर्द या औरत
एक्टर या सेलिब्रिटी आपको नजर आ रहा है, अरे इसने तो बोटॉक्स करवाए होंगे, शी कांट बी और ही कांट बी दैट हैंडसम और ब्यूटीफुल। तो पहले तो मुझे समझना है कि बोटॉक्स क्या है। बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इवन लोगों ने फेस लिफ्ट कराया हो, फिलर्स कराए हो, तो हर कोई यही कहता है कि इसने बोटॉक्स करा लिया, या उसके ठीक नहीं आ रहे एक्सप्रेशन तो इसका बोटॉक्स गलत हो गया। बोटॉक्स असल में एक न्यूरोटॉक्सिन है, इंजेक्टेबल है। तो आपके हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे हमारे फेस में मोर देन 40 मसल्स हैं जो एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। तो एज के साथ साथ, या जैसे हम ज़्यादा ग्रेविटी है, हमारी एजिंग हो रही है, हमारा कोलेजन लॉस हो रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन तो आ रहे हैं, बट एक एज होती है जिसमें आप सिर्फ जब एक्सप्रेशन दे होते हैं उस वक्त लाइंस बनती है, भी कम होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा होता है कि आप ये देखिए, उसको बोलते हैं डायनेमिक रिंकल्स, जब आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं सिर्फ उस वक्त पे आ रहे हैं। और दे के आपकी जब ये सारे कोलेजन लॉस हो रहा है, ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, एजिंग आ रही है, तो क्या होता है, स्टैटिक लाइंस बनने लगती है। मतलब आप रिलैक्स भी बैठे हैं तो आपकी लाइंस विजिबल होती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उन मसल्स को, जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। अब वो डिफरेंट है, ज़ाहिर वो आप प्रॉपर एक एक्सपर्ट से जाके कराते हैं तो वो आपको, उनको आइडिया है कौन से मसल को हिट करना है, कितनी डोज में करना है, बहुत डीप जाना है, किसके लिए सुपरफिशियल। क्योंकि मैं वही जो मैं आपको बताया, ऑलमोस्ट मोर देन 40 मसल, आप ज़रा सा 1 to 2 mm भी साइड पे चले जाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। मतलब जिस मसल को आप रिलैक्स नहीं करना चाहते वो हो रहे हैं, आपने जैसे स्माइल लाइन्स को, बिल्कुल, तो उसी के लिए आप जैसे आप देखें, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब जैसे हर गली हर मोहल्ले में आप देखें खुले में और यहाँ पर जितने मोस्टली ट्रेनिंग हो रही है बेसिक, अब वो सिर्फ देख लेते हैं, बेसिक को हिट कर देते हैं। समटाइम्स आते हैं, आप देखें हमारे पास इतने आते हैं, आईलिड टोसिस होगी, आईलिड आपका क्लोज हो गया क्योंकि ज़रा सा आप साइड पे चले गए, जिस मसल को हिट नहीं करना था, आईलिड टोसिस हो रही है, आईब्रो टोसिस हो रही है, लिप हमने लिप को अपवर्ड करना था, उसको और डाउनवर्ड कर बैठ। तो अगर कोई भी बोटॉक्स, एक तो हमने समझ लिया कि बोटॉक्स क्या होता है, अब अगर कोई भी शख्स जाता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने के लिए या उसको समझने, तो उससे पहले की काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि किसी शख्स को अभी उसकी एज ही ना हो कि आपको उसे बोटॉक्स के लिए जाना है, लेकिन चूंकि किसी के पैसे बन रहे हैं और वो आपको नहीं, उसके लिए तो हम सारे प्रॉपर गाइड ही करते हैं। देखिए आपके बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की, अब उसमें एज लिमिट इस तरह नहीं है, कुछ लोगों के आप देखेंगे यंग एज में बहुत ज़्यादा रिंकल्स बन रहे होते हैं, तो उनको हम रिलैक्स कर देते तो उनकी स्टैटिक लाइंस नहीं बनती, वक्त से पहले ही कि आप बैठे हुए आपकी लाइंस विजिबल हैं, तो वो रिलैक्स रहेंगे। अब जरूरी नहीं उसके लिए, अब जैसे कुछ लोगों को डोज का नहीं आता, बहुत ज़्यादा डोज लगा दी, फ्रोजन से एक लुक आ गई, मसल आपके मुँह भी नहीं कर रहे, तो वो आप एंगेज में है तो बिल्कुल बेबी बोटॉक्स लो डोज में लगेगा कि मसल भी रिलैक्स रहें, आपकी लाइंस भी ना बने, एक्सप्रेशन भी आए। ये नहीं कि आप बस फ्रोजन लुक दे के बैठ जाओ और आपने हर मसल को ही हिट कर दिया। अच्छा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिंकल्स, आई मीन लाइक लोग लिप फिलर्स भी करवाते हैं, नोज फिलर्स भी करवाते हैं, क्या वो भी बोटॉक्स में आते हैं? नहीं, बोटॉक्स इज जस्ट मसल रिलैक्सेंट, लिप फिलर इज डिफरेंट। अब जैसे कुछ लोग वैसे ही जो ट्रेंड है उसकी वजह से कराते हैं, कुछ को जेन्युइन नीड होती है, अनइक्वल लिप्स हैं उसको आपने इक्वल करना है, या नोज़ में समटाइम्स ऐसी होती है, नोज़ वैसे बहुत मतलब कहना चाहिए डेंजर एरिया भी है क्योंकि वहाँ बहुत वेसल्स होती हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता हिट हो गई तो आपकी, अगर आई साइड वाली आपकी वेसल हिट होगी, ब्लाइंडनेस हो सकती है, यहाँ गैंग्रीन हो सकती है, आपके मसल यहाँ का टिश्यू सारा लॉस हो सकता है। तो मतलब जितनी भी है, कहने का मकसद ही आप लोगों का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि जाएं सेफ हैंड में, बेशक वो आपको कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़े। यहाँ क्या ट्रेंड है, वहाँ डील लगी, बहुत सस्ता हो रहा है, हाइड्रा फेशियल हो रहा है 2000 में हो रहा है, बोटॉक्स हो रहा है 10,000 में हो रहा है। इंस्टाग्राम या और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जो भी एस्थेटिक क्लिनिक्स ज़्यादा डील्स लगा देते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उनके क्योंकि क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। मैं कैसे ये डिसाइड करूँ कि कोई भी एस्थेटिक फिजिशियन या सर्जन फेक नहीं है या वो सिर्फ जाली इलाज करके लोगों के ट्रीटमेंट्स करके पैसे नहीं कमा रहे? हाँ, देखिए आपका ये देखिए हर एक का राइट है, आप पूछ सकते हो आपको ट्रीट कौन कर रहा है। यहाँ आप हमारे पास आते हैं, मतलब बहुत, अब हमारे पास डिग्री, हमें पता है कौन सी वाली रिकग्नाइज है कौन सी नहीं। आप इवन ये पूछ सकते हो कि MBBS डॉक्टर भी है या नहीं। MBBS को इंटरनेशनली मतलब आप सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सिस ये ट्रेनिंग ले सकते हो, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक इंटर पास बच्चे कर रहे हैं और वो कहते हैं हमने बोटॉक्स, हमने एक साल तो बहुत बड़ा है, 3 days 7 days 5 days, और उसके बाद वो अपने आगे लगा लेते हैं डॉक्टर ऑफ एस्थेटिक फिजिशियन। आप देखिए हमारी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में डिग्री FCPS है, और उसके बाद जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, और वो पाकिस्तान में होता भी नहीं, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता, तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। ठीक है, यहाँ बहुत से हैं, इवन कुछ पार्लर वालों को मैं जानती हूँ वो कोर्सेज करा रहे हैं और कहते हैं अमेरिकन सर्टिफाइड, हालांकि वो अमेरिकन अब AAAM
वो अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन। आप सिंपली पूछ सकते हैं कि मुझे ट्रीट कौन कर रहा है। अब लेज़र है, हाइड्रा फेशियल है, वो तो टेक्नीशियन को हम सिखा देते हैं, वो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। जो इंजेक्टेबल है वो प्रॉपर डॉक्टर को करना चाहिए। डॉक्टर समीना, आप शुरू से एक बात कर रही हैं मसल रिलैक्स, जी क्या जरूर मतलब कभी भी ये मैंने सोचा ही नहीं। आई मीन इफ आई एम इनटू स्पोर्ट्स, मेरी कलाई या मेरा फोर हैंड इसका मसल आगे पीछे हो गया तो मुझे इसके लिए रिलैक्सेंट और ये सारे फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स करना पड़ता है। हाँ। मैं चाहूँगा इस पे ज़रा थोड़ी सी, बिल्कुल, क्योंकि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, आप बार बार एक्सप्रेशन दे रहे होते हो तो उसके ऊपर से आपकी स्किन मूव कर रही होती है तो वो वहाँ रिंकल्स पड़ते हैं। मसल आपके रिलैक्स होंगे तो ऊपर की स्किन स्मूथ रहेगी और आपको इतनी डोज में जाना है कि आपके मसल भी मूव करते रहे, आप एक्सप्रेशन भी देते रहो, एक बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस भी ना हो तो उसमें। और बोटॉक्स सिर्फ फेस तक लिमिटेड नहीं है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। बारबी नेक एक कहलाती है, नेक थोड़ा इनोवेट करने के लिए उस मसल को हम रिलैक्स करते हैं। स्वेटिंग का इशू और माइग्रेन कुछ लोगों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है तो माइग्रेन इससे ट्रीट हो जाता है। वो आप 6 to 8 मंथ का इसका इफेक्ट रहता है तो 6 to 8 मंथ आप रिलैक्स हो जाते हो। राइट। अच्छा, आप किसी अगर गलत जगह चले गए और आपने कहीं गलत जगह से बोटॉक्स करा दिया, क्या कुछ गलत हो सकता है? क्या कुछ वही जो मैं आपको बताया, आपके देखना गलत मसल हिट हो गए तो उसके ऑब्वियसली कोई इसको रिवर्स करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी आईलिड होगी तो आपको जस्ट वेट ही करना है, 6 to 8 मंथ उसका इफेक्ट रहता है। इफेक्ट वेयर ऑफ होगा, हाँ बिल्कुल, तब उसका वो मसल वापस अपने एक्स्ट्रा गेन कर लेंगे तो फिर। लेकिन कोई लॉन्ग टाइम नुकसान हो सकता है? लॉन्ग टाइम नहीं, इसका बस जाता है गलत वेन को या ऐसे किसी नहीं, इसमें तो देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप एक्सपर्ट कह रहा हूँ ताकि उसको पता मैंने किस मसल को हिट करना है, किस पॉइंट को अवॉइड करना है। कुछ बिल्कुल नो गो एरियाज होते हैं उसमें आप नहीं जा सकते तो वो सेफ़ है। हमें पता है कौन सी सुपरफिशियल मसल है, हमने कितनी नीडल हिट करनी है तो वो आप जब सेफ हैंड में जाते हो तो वो फिर बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है। जस्ट आप मसल रिलैक्स कर रहे हो उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। तो मे इट बी योर स्किन और कोई भी ट्रीटमेंट है, चाहे आपके दांत हैं या फिर और भी कोई मामला, हमेशा से ये आपका बीइंग अ पेशेंट राइट है कि आप जाने आपको कौन ट्रीट कर रहा है और खुदा का वास्ता वो सदर में चीनी दंदान साज के पास जाने से गुरेज करें क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, या फिर जिस तरह डॉक्टर समीना ने भी कहा कि कोई भी उठ के ब्यूटी पार्लर में 3 दिन का कोर्स करा रहा है और कह रहा है, बताए आपको पता है वैसे शादी ऑन अ लाइटर नोट, हम ब्रेक ले रहे हैं लेकिन ऑन अ लाइटर नोट हमारे शो में भी ना 5 दिन का एंकर कोर्स होता है, पता है आपको? ये हमारे यहाँ भी होता है। तो चाहे वो ये वाला कोर्स होगा, कोई सा भी 5 दिन गंगा में फैसल ने हाथ 5 दिन का कोई नहीं होता, हर चीज़ के लिए टाइम होता है। अभी टाइम हो गया एक ब्रेक का, इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर आप किसी की डिग्री के बारे में अभी टाइम हो गया एक ब्रेक का, उसका दोबारा हाजिर होंगे। मैं हमेशा से एक चीज़ सोचा करता था सादिया, जब भी पड़ोस मुल्क के प्रोपेगेंडे से भरपूर फिल्में ख़ास तौर पे जंग की और बाकी सारी चीज़ें देखा करता था तो मुझे ऐसा कुड़ता था कि यार मेरे साइड का जो नैरेटिव है, मेरे साइड का नैरेटिव जो है वो कब जाएगा। विद द फैक्ट कि हमने ड्रामा से तो बहुत अच्छा आगाज़ किया था अपने नैरेटिव को सेल करने का, लेकिन बीच में वो फिर गैप आ गया। बट नाउ आई थिंक वो गैप फिल होने लगा है। द टीजर लुक्स गुड, द टीजर लुक्स वेरी गुड। और ये वो मूवी यानी बेगुनाह जिसके मैं जिक्र कर रही हूँ, इसने आते ही बिफोर इट इज़ बिन इवन रिलीज ये छा गई है। एंड मैं और फैसल हमेशा ये पहलगाम वाक़े से पहले भी एंड आफ्टर दिस हम ये बात कर रहे थे कि जो गलत प्रोपेगेंडा है भारत की जानिब से वो कंसिस्टेंटली किया जाता है, लेकिन उसका काउंटर नैरेटिव कौन देगा? हम कब इस बारे में मूवीज़ बनाएंगे? हु विल टेल द पीपल व्हाट द राइट स्टोरी इज़, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, वेयर इंडिया ट्राइड टू चेंज द हिस्ट्री विच एक्चुअली नेवर एग्जिस्टेड, नेवर हैपेंड। और मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जाता है शमून को, द वे ही हैज़ पिक्ड दिस आइडिया एंड द वे ही हैज़ बीन एबल टू डिलीवर दैट आइडिया। एब्सोल्युटली। और हमारी खुशकिस्मती के शमून अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेट अस इंट्रोड्यूस शमून अब्बासी साहब। शमून साहब अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपका शुक्रिया इसलिए भी मैं पर्सनली अदा करना चाह रहा हूँ कि हमेशा से ये एक स्पेस मिसिंग रहता है हमारे बड़े पर्दा कह लें या फिर ड्रामास कह लें कि हम अपना नैरेटिव जो है व्हेन इट कम्स टू इंडिया उसको ठीक से सेल नहीं कर पाते। बट अब आपने ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे ली है और क्या ज़बरदस्त मुझे टीजर लग रहा है। सर प्लीज टॉक अस थ्रू अबाउट द मूवी। वालेकुम अस्सलाम एंड आई एम सुपर ग्लैड कि आप सब लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी है और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया।
और शायद पॉजिटिव रिस्पांस की वजह यही है कि पूरे नेशन में एक पेट्रियाटिज्म की लहर इस फिल्म के बाद दोबारा जागी है। और ये पहलू जो है, जो आपने अभी डिस्कस किया कि इंडिया को जवाब नहीं दिया जाता हमारे नैरेटिव्स के थ्रू, और इस दफा ग्रीन टीवी ने और हमारी जो भी इदारे हैं उन्होंने ये फैसला किया कि इस तरह के इनके मुंह तोड़ जवाब इनके देने चाहिए। तो मेरा जो कंसर्न था वो सिर्फ ये था कि हम इनकी तरह कोई फेक मूवी ना बनाएं, हम अपनी तरफ से कोई कहानियां ना करें। जो फैक्ट्स थे, जो डेटा था, जो एनालिसिस हुआ था ये पहलगाम अटैक के दौरान ये में, उन सब चीजों को पहले जमा किया जाए, उसके बाद फिर इनके जो फैक्ट्स हैं वो दुनिया तक पहुंचाए। राइट। एक और अहम बात ये भी होती है, जैसे आपने भी कहा कि पूरी की पूरी स्टोरी को जो है वो इंडिया की जानिब से चेंज कर दिया जाता है और फिर उसको ऐसे पुट फॉरवर्ड किया जाता है, और चूंकि काउंटर नरेटिव कोई नहीं होता, इट्स ईजियर फॉर पीपल अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल टू बिलीव इन दैट। तो पाकिस्तान की तरफ से राइट ट्यूनिंग ज़रा ज़रूरी हो जाती है। एक स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड भी आपको ब्रेक करना होता है, वो जैसा पाकिस्तानियों को दिखाता है कि पाकिस्तानी शायद सारे आप जनाब करके ही बात करते हैं, एक टिपिकल वे ऑफ हमारा टॉकिंग है, लिविंग है, आंखों में सुरमा लगाते हैं, आदाब, हुजूर, और एक टोपी होती है और एक गमछा हमने पहना होता है, और हमारे इलाकों में झंडे लगे होते हैं। सो दिस इज द टिपिकल, दिस इज, हाँ प्लीज कंटिन्यू। सो मेरे कहने का मकसद ये था कि आपको ये भी दिखाना होता है, और इसके लिए आपको बड़े होराइजन पर ऐसी मूवीज़ बनानी होती है। ऑब्वियसली हमारे ड्रामास की रीच है, लेकिन हमें मूवीज़ भी बनाने की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल ऐसा। देखिए, इन लोगों ने आज से नहीं, सालों से इस प्रोपेगेंडा को, एक तो उन्होंने बहुत डिस्टॉर्ट करके दिखाया, जो हमारा एक कल्चर दिखाते हैं, हर आदमी एक टोपी पहना हुआ और एक जनाब कपड़ा डाला हुआ है, सुरमा लगा के फिर रहा होगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बहुत एक डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत फैशनेबल और बहुत बैलेंस्ड लोग हैं। हम मतलब आम आवाम से, मुझे नहीं पता इनको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप आम लोगों से मिलिए, वो बहुत दिमागी तौर पे ओपन है, लिबरल है। लिबरल का मतलब ये नहीं है कि वो हम मतलब कोई रिलीजन से मतलब कहीं दूर है। हम माशाल्लाह रिलीजियस भी हैं, हम कल्चरली बहुत स्ट्रांग लोग हैं और हम मॉडर्न लोग। तो ये जो एक नैरेटिव का सिलसिला है, अगर आपने बचपन से देखा हो, अमेरिकन जो हैं वो हमेशा रशियंस को विलन दिखाया करते थे, चाइनीज को गुलाम दिखाया करते थे, और हम बचपन में समझते थे कि बस यही रियलिटी होती है इन नेशंस की। क्यों? क्योंकि सुपर पावर जो है वो कोई एक जिसके हाथ में नैरेटिव होता है, उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो बयान कर सके कि फलानी नेशन कैसी है। और वक्त के साथ साथ आपने देखा हर इंडस्ट्री ने जो है वो अपना स्टैंड खुद लिया। रशिया ने अपनी फिल्म्स बनाना शुरू की, चाइनीज ने अपनी फिल्म्स बनाना शुरू की, जापानीज ने अपनी फिल्म बनाना शुरू की, जिससे ये हुआ कि हॉलीवुड का जो नैरेटिव था, जो प्रोपेगेंडा था, जो एजेंडा था, उसको काफी ज़र्ब लगा और लोगों को दुनिया में समझ में आना शुरू हुआ कि यार ये नेशंस ऐसी नहीं है कि डेवलपमेंट भी कर रही हैं, इनके यहाँ कल्चर्स भी हैं, इनके यहाँ मतलब ये सब चीजें हैं। हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, हमने जवाब इन लोगों को हमेशा बड़ा नरम दिया, क्योंकि हम प्रोपेगेंडा बेस्ड चीजों को नहीं हम लेकर चलना चाहते, हम सच्चाई की बुनियाद पर हमेशा लेकर चलना चाहते। इन्होंने पहलगाम के अटैक के दौरान जो तमाशा पूरी दुनिया में मीडिया के थ्रू फैलाया, आपने देखा वो सारा इनके ऊपर वापस आया। यानी वो सारा जो इन्होंने कचरा जमा किया था, झूठ का पलंदा, वो सारा इनके ऊपर वापस पलट कर आया। जबकि एज ह्यूमंस हम, मतलब मुझसे पूछे तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी नेशन लड़े आपस में, कोई भी रिलीजन या रिलीजियस कोई डिफरेंसेस हो जब हम साथ बैठते हैं, क्योंकि हम अब एक ग्लोबल एक विलेज बन चुका है दुनिया। अब आज के दौर में ये सोचना कि इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाली, अमेरिकन, रशियन, ये करना एक दकियानूसी सी बात हो गई है। अब हमें चाहिए कि हम एक ग्लोबल व्यू रखें, और पाकिस्तान को जो अब जगह मिली है इस सारे प्रोसेस के बाद, तो मैं तो इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये एडवेंचर ना किया होता तो शायद पाकिस्तान की पावर, पाकिस्तान की डिफेंसिव पावर जो है वो तो दुनिया के सामने नहीं आती। आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रेज किया जा रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका। आप देख रहे हैं कितनी रिस्पेक्ट हमें मिल रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, और ये दिफा हमारी फोर्सेस और हमारी आवाम, सिर्फ फोर्सेस ने नहीं, हमारी आवाम ने भी जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है इंडियंस को मीम्स के जरिए या रिपोर्टिंग के जरिए, तो उनको भी सलूट जाता है जिस तरह सिविलियंस ने
अपने अपने मुल्क का दिफा किया। और शमून साहब एक और चीज़ और वो ये कि ये जो फॉल्स फ्लैग है ये भारत का पहला फॉल्स फ्लैग नहीं है। पहलगाम, उससे पहले पुलवामा, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो है वो जो चीज़ हुई भी नहीं होती उसको कंसीव करके और वो उस पर मूवी भी बना देते हैं। हम तो ये भी पिछले साल से सुन रहे हैं कि वो जो फैंटास्टिक टी वाले भाई साहब हैं उन पे भी कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं ऑल दैट। सो आपने इस चीज़ की इब्तदा की है उस फॉल्स फ्लैग को रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करा के और फिर उसको बस्ट करने की, और ऐसी काविशों की मजीद ज़रूरत है सर? मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है, और हमें बस इस बैलेंस का बड़ा ख्याल रखना है कि हम अपने नैरेटिव में झूठ या मतलब फैब्रिकेटेड न्यूज़ ना हम ऐड करें। हमें इन लोगों की तरफ से इतना हमारे पास जो है वो मटेरियल है जो इन्होंने पिछले सालों में, डिकेड्स में इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह आपने देखा है कि टेररिज्म को फंडिंग या मुख्तलिफ रीजन में इन्होंने जो है वो फायदा उठा के पैसों से लोगों को खरीद कर पाकिस्तान में जो है वो अभी जो अनरेस्ट चल रहा है इस वक्त, अभी हम एज वी स्पीक राइट नाउ आप देख लीजिए पाकिस्तान में इस वक्त कितना शदीद अनरेस्ट है, और अगर आप इसकी कड़ियां झोलना शुरू करेंगे तो वो आप विदिन आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कहाँ से बेसिकली पीछे से फंड हो रहा है, किस तरह इसको पुश किया जा रहा है। वरना हमारे मुल्क में मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम इस वक्त? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हालात कुछ बेहतर होना शुरू हैं कुछ अरसे में, कुछ बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। पंजाब डेवलपमेंट की तरफ है। एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ रीजन्स में अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाए, बलूचिस्तान के साथ हाथ बढ़ाए। तो लोग ट्राई कर रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरी लाने की, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जब बेहतरी की तरफ हम जाने लगते हैं, हमारी कोई बेहतर स्टॉक एक्सचेंज की कुछ चीजें होने लगती हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा कि सडनली कोई एक ऐसा वाकया होता है जो कम से कम 15 से 20 दिन पाकिस्तान को अनरेस्ट की तरफ लेके जाता है। वो भले बलूचिस्तान हो या भले वो ये जिस वक्त करंट सिचुएशन लाहौर इस्लामाबाद में चल रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। और अल्लाह करे कि ये जो बट वी विल कवर इट इंशाल्लाह ताला। शमून साहब, वी वुड हैव लव टू टॉक मोर सर, लेकिन हमारा वक्त खत्म होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की मजीद चीज़ें आती रहेंगी। वेल विद दिस हम आपसे लेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।